Hello students, welcome back in my channel Best Commerce Classes. My name is Shivani and हम लोगों का जो करंट वीडियो चल रहा था जो है बिजनेस स्टडीज़ के ऊपर क्लास 11 की, हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट आवर क्लास. हमने इसमें अपना फर्स्ट चैप्टर बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कवर किए थे. अब इसी चैप्टर से रिलेटेड मैं आगे मैंने कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस बनाए हैं, उसको भी हम लोग देख लेते हैं, जिससे कि आपका पूरा चैप्टर कंसाइज फॉर्म में कवर हो जाए. ओके, तो मैंने फर्स्ट पार्ट, इसके भी 2 वीडियोज़ हैं. फर्स्ट पार्ट में 4 क्वेश्चन है एंड अगेन सेकंड पार्ट में 4 क्वेश्चन है, तो 8 क्वेश्चन में आपका ये चैप्टर कवर हो जाएगा. तो इसमें जो जो क्वेश्चन मैंने कवर किए हैं एक बार उसे रीड आउट कर लेते हैं. पहला है हमारा, डिस्कस करना है आपको डेवलपमेंट ऑफ इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम की इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट. मतलब इंडिया के जो छोटे छोटे प्रदेश कह सकते हैं, जैसे कि आपका चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये सब हो गए, वहाँ पे इंडिजीनियस मतलब कि जो स्वदेशी बैंकिंग सिस्टम था वो कैसे डेवलप हुआ. ठीक है, उसके बारे में हमें डिस्कस करना है. सेकंड है डिफाइन बिजनेस, आपको बिजनेस को डिफाइन करना है. डिस्क्राइब इट्स इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके, थर्ड क्वेश्चन में मैंने लिया है कंपेयर करना है आपको बिजनेस विथ प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट में, मतलब बिजनेस का कंपेयर करना है आपको प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के साथ में. फोर्थ क्वेश्चन में मैंने क्लियर किया है डिफाइन इंडस्ट्री, एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज गिविंग एग्जाम्पल. इंडस्ट्री को डिफाइन करना है और वेरियस टाइप्स के आपको एग्जाम्पल देना है, उससे रिलेटेड जितने भी टाइप्स होती हैं इंडस्ट्री के, उसको एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करना है. ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें कि हमें इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम के डेवलपमेंट की बात करनी है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में. तो उस टाइम पे क्या होता था, इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम ने बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था जो है मतलब बैंकिंग को आगे इम्प्रूव करने के लिए इन लीडिंग मनी एंड ऑल्सो इन फाइनेंशिंग डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रेड विद द हेल्प ऑफ करेंसी. ठीक है, मतलब कि मनी को लीड करते हुए उसने जो है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रेड को भी फाइनेंस किया और उसकी हेल्प से करेंसी का डेवलपमेंट हुआ और उसके बाद धीरे धीरे लेटर ऑफ क्रेडिट भी जो है आने लगा फेज में या फॉर्म में डेवलपमेंट का. मतलब पहले तो करेंसी के थ्रू जो है ट्रेडिंग होने लगी, देन उसके बाद एक पेपर मनी आने लगी. पेपर मनी या लेटर ऑफ क्रेडिट एक डॉक्यूमेंट फॉर्म में चीज़ें आने लगी, जिसके थ्रू बैंकिंग सिस्टम काफ़ी आगे बढ़ा. ठीक है, सेकंड कह रहा है एज द बैंकिंग सिस्टम डेवलप्ड पीपल बिगेन डिपॉजिटिंग प्रीसियस मेटल विद इंडिविजुअल्स हु वर नोन एज सेठ. जैसे जैसे ये बैंकिंग सिस्टम आगे डेवलप होने लगा, पीपल्स ने जो है अपने जितने भी इम्पोर्टेंट मेटल जैसे कि आपके सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, ये सब होने लगे, वो सब उन्होंने उस बैंक में डिपॉजिट करना शुरू किया. और जो ये बैंक के ओनर होते थे, जो एज एन इंडिविजुअल, जिनको हम उस टाइम पे एज एन सेठ के नाम से जानते थे, यही एज ए बैंकर रोल प्ले करते थे. तो इनके पास ही लोग से या कह सकते हैं बिजनेसमैन जो होते थे जिन्हें बिजनेस करना था, उन्होंने अपना डिपॉजिट करना शुरू कर दिया. ठीक है, उससे क्या होता था कि उससे उन्हें जो है मनी मिलती थी और उससे वो अपने बिजनेस को, व्यापार को काफ़ी आगे लीड करते थे. मनी बिकेम मीन्स विच मैन्युफैक्चरर्स कैन यूज टू प्रोड्यूस मोर गुड्स. वो एक साधन बन गया, एक मीन्स बन गया, जिससे कि मैन्युफैक्चरर ने जो है उसका यूज़ कर करके ज़्यादा से ज़्यादा जो है गुड्स को प्रोड्यूस करने लगे. जब उन्होंने देखिए पैसे, अपने जितने भी मेटल्स होते थे, उन्होंने डिपॉजिट करना शुरू कर दिया, उससे उनको कन्वर्ट होकर के मनी, करेंसी या फिर लेटर ऑफ क्रेडिट ये सब मिलने लगा. उसका वो यूटिलाइज किस में करने लगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने में. ठीक है, पॉइंट थर्ड कह रहा है लेटर डॉक्यूमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ हुंडी एंड चिट्ठी वर यूज फॉर कैरिंग आउट मॉनेटरी ट्रांजेक्शन. बाद में पहले तो करेंसी का ही जो है ट्रांजेक्शन होने लगा, उसके बाद धीरे धीरे जब डॉक्यूमेंट्स फॉर्म आ गया, डॉक्यूमेंट फॉर्म किसके फॉर्म में, हुंडी और चिट्ठी के फॉर्म में आ गया, जिसका कि यूज़ होने लगा मॉनेटरी ट्रांजेक्शन को कैरी करने के लिए. मतलब हुंडी और चिट्ठी बेसिकली क्या होता था, क्रेडिट को सपोर्ट करती थी कि क्रेडिट जो है क्रेडिट पे मतलब तुरंत पेमेंट ना करके फ्यूचर डेट पे पेमेंट करके, इस तरह से उस डॉक्यूमेंट का यूज़ करने किया गया और बिजनेस को आगे ग्रो किया गया. कह रहा है फोर्थ पॉइंट, इन एंशियंट इंडिया फॉर ट्रेड प्रमोशन द इंटरमीडियरीज प्लेड अ प्रोमिनेंट रोल. ठीक है, जो इंटरमीडियरीज होते थे उन्होंने बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया ट्रेड को आगे बढ़ाने के लिए इन एंशियंट टाइम में. द फाइनेंशियल सिक्योरिटी ऑफर्ड बाय देम हेल्प इन टेकिंग रिस्क इन फॉरेन ट्रेड. मतलब उन्होंने एक तरह से फॉरेन ट्रेड को बहुत सपोर्ट किया, बहुत प्रमोट किया, जिसकी वजह से
वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी ऑफर्ड करते थे और फॉरेन ट्रेड में वो रिस्क उठा के उस ट्रेड को आगे बढ़ाते थे। फॉरेन ट्रेड का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि हम जो है फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने लगे और उसके लिए हमें फाइनेंशियल जो है वो फॉरेन करेंसी भी चाहिए होती थी। तो इसके लिए इंटरमीडियरीज ने बहुत आगे अपना स्टेप आउट किया और इसमें आगे उसको भी ग्रो किया। ठीक है, आगे इसमें कह रहा है द इंस्टीट्यूशन सच एज जगत सेठ ऑल्सो एक्सरसाइज ग्रेट इन्फ्लुएंस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मुगल्स एंड लेटर इन द टाइम ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। कुछ इंस्टीट्यूशन जैसे कि जगत सेठ और ये सब हो गए थे, इन्होंने मुगल पीरियड में ईस्ट इंडिया कंपनी को काफ़ी इन्फ्लुएंस किया और मतलब इनके जो है सेठ वेठ ने काफ़ी प्रमोट किया। द अवेलेबिलिटी ऑफ लोन्स एंड राइज इन क्रेडिट ट्रांजेक्शन हेल्प्ड इन ग्रोथ ऑफ कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट। इनके जो है काम करने से क्या होने लगा, लोन अवेलेबिलिटी में आया कि हाँ लोन की फैसिलिटी कि आप अभी पैसा लो और धीरे धीरे उसका पेमेंट करना, और क्रेडिट ट्रांजैक्शन का उदय होगा जिसने कि कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट के ग्रोथ में काफ़ी हेल्प करी। ओके, इंडिया enjoyed a great balance of trade with export held the upper hand in comparison of imports। ठीक है, उस टाइम पे क्या था, इंडिया का बहुत अच्छा बैलेंस था ट्रेड के फील्ड में, ट्रेड विद द एक्सपोर्ट, यानी कि हम अपने कंट्री से बाहर सामान भेजते थे, वो हमारा एज एन स्ट्रॉन्ग हैंड या अपर हैंड था इन कंपैरिजन ऑफ इम्पोर्ट। मतलब उस टाइम पे क्या था, हमारा एक्सपोर्ट इतना ज़्यादा था, अदर कंट्रीज से काफ़ी डिमांड्स थी हमारे इंडिया के प्रोडक्ट्स की, जिसकी वजह से हमें फॉरेन करेंसी काफ़ी अच्छे जो है काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में थी हमारे पास, सोर्स था हमारे पास। ठीक है, तो इनका यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि जिसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट्स ज़्यादा थी और हमें कम सामान मंगाना पड़ता था क्योंकि हम खुद ही का इतना अच्छा प्रोडक्शन कर लेते थे। ठीक है, तो क्या होता था, एक्सपोर्ट आगे लीड होने से हमारा जो है फाइनेंशियल पावर हम बहुत ही स्ट्रांग हो जाते हैं। ठीक है, दिस सिस्टम हेल्प मैन्युफैक्चरर्स, ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स इन गेटिंग फंड्स फॉर एक्सपेंशन एंड डेवलपमेंट। मतलब इस सिस्टम से, मतलब एक्सपोर्ट को ज़्यादा ग्रो करने से क्या हो जाता था कि जितने भी मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर और मर्चेंट थे उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा फंड हो जाता था, फंड काफ़ी अच्छा होता था और उससे वो अपना डेवलपमेंट आगे, मतलब वो काफ़ी डेवलप हो गए थे। Commercial banks involved to become finance, trade and commerce, agriculture banks which provided short and long term loans to finance those involved in agriculture activities। उस टाइम पे कॉमर्स बैंक भी जो है इंगेज थी फाइनेंस जो है ट्रेड को, कॉमर्स को सपोर्ट करने के लिए, और एग्रीकल्चर बैंक भी उस टाइम पे थे जो कि प्रोवाइड करते थे शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म लोन्स, जो है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में जो लोग इन्वॉल्व थे उनके लिए वो कमर्शियल बैंक एग्रीकल्चर लोन प्रोवाइड करते थे और फाइनेंस ट्रेड को सपोर्ट करते थे कि जिससे इसका भी ग्रो हो। ठीक है, तो इसमें हमें कुछ ही पॉइंट्स ऐसे हैं जो ठीक है, बाकी मैंने ओवरऑल आपको रीड करा दिया, आप एक बार देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। इसमें हमें बिजनेस को डिफाइन करना है और कैरेक्टरिस्टिक्स को बताना है। ठीक है, बिजनेस को मैंने अपने शॉर्ट क्वेश्चन में डिफाइन किया ही था, तो एक बार इसमें भी जस्ट एक एज ए क्विक रिविजन ले लेते हैं। Business is the occupation where people engage themselves in activities that are related to purchase or production and sale of goods and services with the sole purpose of earning profit। ठीक है, मतलब बिजनेस में मेन पर्पस तो पहले हमें यही ध्यान होता है कि हमें प्रॉफिट अर्न करना होता है। तो इस प्रॉफिट अर्निंग के लिए जो भी पीपल, जो भी पर्सन इंगेज होते हैं कुछ ऐसी एक्टिविटी करने के लिए, वो एक्टिविटी जिसमें आपका एक्टिविटी में करना क्या होता है, वो एक्टिविटी जिसमें कि आपका परचेज हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है और सेल हो रहा है गुड्स का और सर्विसेज का। ठीक है, तो ये एक्टिविटी करने से जो भी आप प्रॉफिट अर्न करोगे तो वो ऑक्यूपेशन में इंगेज होना आपका बिजनेस कहलाता है। एंड देयरफॉर प्रोड्यूस और सेल गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर इन डिमांड, और उसी के लिए आप प्रोड्यूस करते हो, सेल करते हो गुड्स और सर्विसेज का जो उस टाइम की मार्केट में डिमांडेड होती है। सिंपल सी बात है कि हम मार्केट की डिमांड के अकॉर्डिंग गुड्स का प्रोडक्शन करेंगे, सेल करेंगे और सर्विसेज को भी जो है, जो भी डिमांडिंग सर्विसेज है वो देते हैं और उससे जो भी पैसा हम अर्न करते हैं तो वो एक्टिविटी हमारी बिजनेस कहलाती है। ठीक है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। बिजनेस इज कंसीडर टू बी एन इकोनॉमिक एक्टिविटी एज द सोल पर्पज ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस इज फॉर अर्निंग प्रॉफिट। पहली तो कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी यही हो गई कि ये, क्योंकि इसका पर्पज ही है अर्निंग प्रॉफिट, तो ये आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी में कवर होगी, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब कि वही हो गया जहाँ पे रुपये पैसे का लेन देन हो रहा हो, उसमें कुछ कमाया जा रहा हो। ठीक है, तो बिजनेस आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी कंसीडर किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसका पर्पज ही होता है कि आपको जो काम आप कर रहे हो उससे प्रॉफिट कमाना।
सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है बिजनेस डील्स विद प्रोक्योरिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड कन्वर्टिंग देम इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स एंड सेलिंग टू कंज्यूमर। बिजनेस में क्या काम होता है, ये डील क्या करता है, ये डील करता है रॉ मटेरियल को प्रोक्योर करना, मतलब कि एक तरह से कलेक्ट करना और उसको कन्वर्ट करना ऐसे प्रोडक्ट में, ऐसे फिनिश प्रोडक्ट्स में जो कंज्यूमर के लिए यूजफुल हो, ठीक है, और वो उसे फिर सेल करते हैं। ठीक, पहला है आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्रॉफिट अर्निंग इसका काम है। दूसरा है आपका इसका क्या है, ये डील करता है रॉ मटेरियल को इकट्ठा करना, उसको फिनिश प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करना और उसके बाद कंज्यूमर को सेल करना। थर्ड कह रहा है सस्टेनेबिलिटी एंड द फ्यूचर ग्रोथ ऑफ बिजनेस इज डिटरमाइंड बाय प्रॉफिट इट इज अर्निंग, बाय द प्रॉफिट इट इज अर्निंग, सस्टेनेबिलिटी ऑफ द फ्यूचर ग्रोथ ऑफ बिजनेस। क्या मतलब जो हमारा बिजनेस है वो कितना सस्टेन है, यानी कितना स्थिर है या मतलब उसके अंदर सस्टेनेबिलिटी मतलब एक तरह से स्टैंडिंग कितनी है बिजनेस की, ये डिटरमाइन करता है बाय द प्रॉफिट, जो कि और उस प्रॉफिट से जो कि आप उसे अर्न करते हो। ठीक है, जैसे आपने कोई भी अपना मान लीजिए बिजनेस स्टार्ट किया, शू मेकिंग का बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, तो ये नहीं है कि आप जो है उसको 2 4 6 महीने किया, नहीं, ओवर टाइम एक लंबे टाइम आपको देना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा। वो टाइम आपका डिफाइन करेगा कि आपने कैसा कैसा आपका बिजनेस कितना सस्टेनेबल है, हर फेज को देखते हुए, मार्केट सिनेरियो कभी डाउन हो रहा है कभी अप हो रहा है, उन सबको देखते हुए आपको अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करना होगा। उसके बाद जो आप प्रॉफिट अर्न करते हैं वो आपके फ्यूचर ग्रोथ को डिफाइन करता है। ओके, business involves exchange of goods and service using a common medium that is money। ठीक है, बिजनेस में इन्वॉल्व होता है आपका एक्सचेंज भी, केवल सेल परचेज ही नहीं, आपका एक्सचेंज भी इसमें कवर होता है, जिसमें कि एक्सचेंज हम किसका करते हैं, गुड्स एंड सर्विस का, यूजिंग अ कॉमन मीडियम, मतलब एक्सचेंज का क्या करेंगे, आप गुड्स को देंगे, सर्विस को देंगे, उसके बदले में आप उनसे क्या लोगे इन रिटर्न में, तो उसके लिए कॉमन मीडियम है जिसको हम मनी के नाम से जानते हैं। यानी कि अगर आप गुड्स सेल कर रहे हो, एक्सचेंज कर रहे हो, तो उसके इन रिटर्न में आपको मनी मिलेगी, तो ये आपकी एक्टिविटी बिजनेस में कवर है। ओके, एनी बिजनेस वेदर स्मॉल और अ बिग विल फेस बिजनेस रिस्क। कोई भी बिजनेस हो, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, हर बिजनेस में अपना रिस्क होता ही होता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप छोटा बिजनेस कर रहे हो तो उसमें रिस्क नहीं होगा, नहीं, उसमें भी रिस्क होगा और बड़े में भी होगा। रिस्क इन द सेंस कि कभी भी रिस्क आपका एक अनसर्टेन होता है, कि कुछ पता नहीं होता है कि कब क्या हो जाए, अचानक से कभी आग लग गई, कभी चोरी हो गई, तो वो कभी भी हो सकता है, जिसकी वजह से आपको लॉस भी हो सकता है। और कुछ रिस्क ऐसे हैं जो हमें गेन भी कराते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कुछ ऐसा मार्केट सिनेरियो या कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज ऐसी आ गई जिसमें आपने वो फॉलो किया और उसके बदले में आपको कुछ रिवॉर्ड्स मिल गया, तो वो आपके लिए एज एन प्रॉफिट का काम करता है। ठीक है, देयर विल बी अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न्स एज द बिजनेस में इनकर लॉस और गेन प्रॉफिट्स। ठीक है, ये पॉइंट मैंने आपको ऊपर ही कवर कर दिया कि बिजनेस में बहुत अनसर्टेनिटी होती है रिटर्न्स की। ठीक है, मतलब रिटर्न उसका सर्टेन नहीं होता है, वो आपको लॉस के फॉर्म में भी मिल सकता है और गेन के भी फॉर्म में, क्योंकि वहाँ पे रिस्क का कुछ भी पता नहीं होता कि कब कौन सा कैसा रिस्क होगा, क्योंकि वो अनसर्टेन है, कोई निश्चित नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 कवर कर लिया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। यहाँ पे हमें बिजनेस का कंपैरिजन करना है प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट के साथ। ठीक है, तो हमारा बेसिस ऑफ ये कंपैरिजन है, ये हमारा आगे जो भी है बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, इसको कंपेयर करना है। तो पहला है हमारा मोड ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, कि कैसे हम इस्टेब्लिश करते हैं बिजनेस को, प्रोफेशन को एंड एम्प्लॉयमेंट को, क्या मोड है। तो बिजनेस का क्या है, इंटरप्रेनर्स डिसीजन एंड अदर्स लीगल फॉर्मेलिटीज इफ फेल्ट नेसेसरी। बिजनेस के लिए आपको ऐसा कुछ भी नहीं होता, बस केवल एक इंटरप्रेनर, जो भी इंडिविजुअल पर्सन है, उसका एक डिसीजन, उसका एक निर्णय और अदर कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं, क्योंकि आजकल बहुत सारी चीज़ें रूल्स के अकॉर्डिंग होती, रूल रेगुलेशन बने होते हैं, उसके वो लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं। तो सबसे पहले तो यही है कि आपका एक डिसीजन हो और दूसरा फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट करिए तो आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। प्रोफेशन के लिए क्या होता है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस एंड अ मेंबरशिप ऑफ अ प्रोफेशनल बॉडी, यानी कि आपको जो है उसके लिए सीओपी चाहिए होता है, सर्टिफिकेट चाहिए होता है और मेंबरशिप चाहिए होती है उस प्रोफेशनल बॉडी की। मतलब जो भी आप प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, एज एन डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियर, तो उसके लिए तो पहले तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस चाहिए होता है कि आप प्रैक्टिस कर सको, और दूसरा आप उस प्रोफेशनल बॉडी के मेंबर बनो। तो ये इनका मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट है। दूसरा एम्प्लॉयमेंट के केस में
सर्विस एग्रीमेंट एंड अपॉइंटमेंट लेटर, मतलब कि आप कहीं किसी के अंडर में जॉब कर रहे हो तो आपको एक सर्विस एग्रीमेंट चाहिए और अपॉइंटमेंट लेटर चाहिए, ठीक है। सेकंड है हमारा नेचर ऑफ वर्क, इसमें किस तरीके का काम होता है बिजनेस में हम लोग प्रोवाइड करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टू पब्लिक, आप जो है लोगों को गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करते हो। प्रोफेशन में प्रोवाइडिंग एक्सपर्ट एंड पर्सनलाइज्ड सर्विसेज, आप उसमें एक्सपर्ट और पर्सनलाइज सर्विसेज देते हो, जैसे अगर आप एज एन डॉक्टर हो तो आप अपनी मेडिकल सर्विसेज दोगे, लॉयर हो तो आप अपनी लॉ की रिलेटेड केस फाइंडिंग, ये सारे आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, आपको जो भी रूल ऑफ सर्विस है या फिर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में आपको बताया गया वो आपको उसके अकॉर्डिंग काम करना होता है, वर्किंग एज पर रूल्स ऑफ सर्विस और सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, ठीक। अब इन तीनों में रिस्क क्या क्या कवर है, रिस्क इन्वॉल्व कितना है, बिजनेस में क्या है, बिजनेस में आप जानते हैं रिस्क अनसर्टेन होता है, कुछ पता नहीं होता है, ठीक है। तो अनसर्टेन रिस्क इज देयर एज प्रॉफिट एंड लॉस कैन नॉट बी डिटरमाइंड बिफोर हैंड, आप पहले से ही नहीं आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इस बिजनेस से मुझे कितना लॉस होगा कितना प्रॉफिट होगा, ठीक है, तो वो टोटली अनसर्टेन है। प्रोफेशन के केस में सम रिस्क कैन बी देयर, यहाँ पे भी इन कंपैरिजन ऑफ बिजनेस थोड़ा रिस्क होता है प्रोफेशन में, ठीक है। अब कैसे, जैसे मान लीजिए आप एज एन डॉक्टर हैं, मान लीजिए ऐसा कुछ हो जाए, आपका प्रैक्टिस अच्छा नहीं चल रहा है, तो ये एक तरह से रिस्क ही तो है, तो आपको लॉस हो गया, या फिर कुछ ऐसे मार्केट में इतना कंपैरिजन आ गया, बहुत सारा कंपटीशन आ गया जिसकी वजह से आपको रिस्क ही फेस करना पड़ सकता है। एम्प्लॉयमेंट लिटिल और नो रिस्क, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट में क्योंकि आप किसी के अंडर में काम कर रहे हो तो आप सिक्योर हो कि आपको हर मंथ, जब तक आप इन वर्किंग में हो तब तक तो आपको सैलरी मिलनी ही मिलनी है, तो वहाँ पे और भी कम रिस्क हो जाता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा रिस्क आपका बिजनेस में है, उससे कम आपका प्रोफेशन में है, और सबसे ज़्यादा कम आपके एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है। आगे है इसमें ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप, कि क्या आप बिजनेस में ओनरशिप को ट्रांसफ़र कर सकते हो, मतलब कि एज एन बिजनेस आप उसके मालिक हो, क्या आप उसको ये वाली मालिक वाली हक आप किसी और को ट्रांसफ़र कर सकते हो, क्या उसमें ऐसा है, क्या प्रोफेशन में आप ऐसा कर सकते हो या फिर आप एम्प्लॉयमेंट में ऐसा कर सकते हो, ठीक है। इट कैन बी ट्रांसफर्ड बाय फॉलोइंग सर्टेन फॉर्मेलिटीज़, यानी कि बिजनेस में आप कुछ फॉर्मेलिटीज़ को फॉलो करते हुए आप अपना बिजनेस की ओनरशिप ट्रांसफ़र कर सकते हो अपने बच्चों में या फिर रिलेटिव में या फिर कोई भी बिजनेस पार्टनर बना सकते हो, ठीक है। फिर प्रोफेशन में नो ट्रांसफ़र पॉसिबल एज डिग्री एंड सर्टिफिकेशन रिसीव फॉर सेल्फ, आप जो है प्रैक्टिस में भाई अगर आप डॉक्टर हो तो आप किसी को वो अपनी डिग्री नहीं दे सकते हो कि हाँ लो तुम भी डॉक्टर बन जाओ, ठीक है, वो आप उसमें पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि ये आपने खुद से रिसीव किया है, खुद से जो है अपना पढ़ाई करके तैयारी करके वो सारा स्किल अपने में डेवलप करके अचीव किया, ओके। और एम्प्लॉयमेंट में नो ट्रांसफ़र पॉसिबल, उसमें भी बिल्कुल भी आप अपनी जॉब किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, कि आप मान लीजिए किसी गवर्नमेंट कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो कि आप अपना राइट किसी और पर्सन को ट्रांसफ़र कर दो कि मेरी जगह तुम कर लो, ये पॉसिबल नहीं है, केवल बिजनेस में ही ट्रांसफ़र पॉसिबल है, ठीक। फिर है रिवॉर्ड एंड रिम्यूनरेशन, क्या रिवॉर्ड्स हैं क्या रिम्यूनरेशन है बिजनेस में, इन फॉर्म ऑफ प्रॉफिट, बिजनेस में क्या रिवॉर्ड मिलेंगे, प्रॉफिट के फॉर्म में, यानी जो भी आप प्रॉफिट अर्न करते हो वो आपका रिम्यूनरेशन या फिर रिवॉर्ड जो है कहलाता है। फिर आपका है प्रोफेशन के केस में इन फॉर्म ऑफ फीस फॉर कंसल्टेशन, यानी जो भी आप कंसल्टेशन के लिए फीस अचीव कर रहे हो अर्न कर रहे हो ये आपको एज ए रिवॉर्ड की तरह ट्रीट किया जाएगा, और एम्प्लॉयमेंट में इन फॉर्म ऑफ सैलरी के फॉर्म में, ठीक। कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, देयर इज नो कोड ऑफ कंडक्ट एज सच, बिजनेस के केस में कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता, कोड ऑफ कंडक्ट इन द सेंस की रूल्स रेगुलेशन जो लॉज के अकॉर्डिंग बने, वहाँ पे कोई ऐसा कुछ नहीं है, आप जैसा चाहो वैसे अपना काम कर सकते हो, यानी कि बिजनेस सेल परचेज कर सकते हो। प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट मस्ट बी फॉलोड, लेकिन प्रोफेशन के केस में जो प्रोफेशनल कोड है कुछ एथिक्स होते हैं वो सारे आपको फॉलो करने ही होते हैं, जैसे कि अगर उसमें बताया है कि आप अपना एज एन डॉक्टर हैं, आप हो सकता है कुछ होते हैं इनके कोड ऑफ कंडक्ट की, ये जो है जो बताए गए हैं उनके एथिक्स में वो आपको नहीं करने हैं या फिर करने हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपना प्रोफेशन करना है, तो वो आपको इम्पॉर्टेंटली या फिर नेसेसरी ही फॉलो ही कंपल्सरी फॉलो करना ही होता है। एम्प्लॉयमेंट में भी कोड ऑफ कंडक्ट होता है एज पर रूल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप वर्क कर रहे हो वहाँ के अपने कोड ऑफ कंडक्ट है उसके अकॉर्डिंग ही आपको काम करना होता है, ठीक है। क्योंकि अगर आप ये नहीं फॉलो करते हो तो हो सकता है उसकी वजह से आपकी एम्प्लॉयमेंट से आपको क्विट करना पड़े या प्रोफेशन से भी आपको जो है हटा दिया जाए, आपकी डिग्री छीन ली जाए, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, नेसेसरी कंपल्सरी आपको फॉलो करने ही होते हैं। देन आफ्टर है आपका क्वालिफिकेशन, बिजनेस में नो मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड, कोई भी मिनिमम क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है,
और प्रोफेशन में तो ज़रूरत पड़ती ही है क्वालिफिकेशन एज प्रेस्क्राइब बाय द अवॉर्डिंग बॉडी। अवॉर्डिंग बॉडी इन द सेंस अगर आप मेडिकल से कर रहे हो तो मेडिकल, लॉयर हो तो जो लॉ में आपके प्रेस्क्राइब है क्वालिफिकेशन, वो आपको जो है क्वालिफिकेशन एक्वायर करनी पड़ती है। और एम्प्लॉयमेंट में भी क्वालिफिकेशन के साथ साथ जो भी ट्रेनिंग बताई जाती है एज एन एम्प्लॉयर के थ्रू, वो आपको फॉलो करनी पड़ती है। वही सब आप कंप्लीट करके ही आप वो एम्प्लॉयमेंट में घुस सकते हैं। ओके, अब हम आगे अपने लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कह रहा है इंडस्ट्री को डिफाइन करिए और इंडस्ट्री के टाइप्स एग्जाम्पल दे करके। ठीक है, इंडस्ट्री को भी मैंने आपको पहले डिफाइन किया शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में, यहाँ पे फिर से एक बार देख लेते हैं। इंडस्ट्री भी एक तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्यों? क्योंकि इसका जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है, दैट रिजल्ट इन कन्वर्टिंग रिसोर्सेज इनटू यूजफुल गुड्स, यानी कि ये रिसोर्सेज को कन्वर्ट करती है यूजफुल गुड्स में, और उसको फिर हम सेल करते हैं, सब सर्विसेज देते हैं और प्रॉफिट अर्न करते हैं। The use of machines and technical skills are involved, which is used for producing variety of goods and breeding animals। तो इसमें हम जो है मशीन्स और टेक्निकल स्किल का यूज़ करके गुड्स और वैरायटी, बहुत सारी तरह तरह की गुड्स प्रोड्यूस करते हैं। ब्रीडिंग एनिमल्स पे काम करते हैं, यानी कि एनिमल्स को यूज़ करके, जैसे शीप वीप हो गई या फिश हो गई, उनका वूल निकाल के मार्केट में सेल करना, ये सब करना। तो ये सारे काम आपके इंडस्ट्री में आते हैं, और इंडस्ट्री भी आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो यहाँ पे हमें 3 टाइप्स की एक्टिविटीज़ डिफाइन करी गई हैं। पहली है हमारी प्राइमरी इंडस्ट्री। उसमें क्या होता है, दीज टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज डील विद प्रोडक्ट्स दैट आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। ठीक है, जो प्राइमरी इंडस्ट्री है वो जो है उन प्रोडक्ट्स में डील करती जो नेचुरल सोर्सेज से मिले हो। नेचुरल सोर्सेज यानी कि हमने उसको उसमें एज एन ह्यूमन कुछ भी नहीं किया है, वो अपने नेचुरल यानी प्राकृतिक के थ्रू हमें प्रोवाइड करे गए। जैसे कि आपका कोल माइंस हो गए, ठीक है, आपके ये फिश हो गए, या ये सारी चीज़ें हो गई, फार्मिंग हो गई, हंटिंग, ये नेचुरली हमें अवेलेबल है, इस पे हम लोग वर्क करते हैं। ठीक है, द मेन पर्पज ऑफ सच इंडस्ट्रीज इज टू कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू अ फॉर्म दैट कैन बी कंज्यूमेबल। इनका मेन पर्पज होता है इस इंडस्ट्रीज का, यानी प्राइमरी इंडस्ट्री का, ये रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं उस फॉर्म में जिसका कि जो कि फिर यूज़ किया जा सके। ठीक है, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ऑफ सच इंडस्ट्रीज आर फार्मिंग जहाँ पे आप जैसे पशुपालन हो गए, मछली पालन हो गए, भाई ये सोर्सेज के थ्रू अवेलेबल है, इस पे इन्होंने काम किया। ठीक है, उसके बाद जैसे अब शीप है, उससे वूल निकाला, मुर्गी पालन है, मुर्गी से अंडे हुए, वो सेल किया, बहुत सारे यूज़ होते, वो सब प्राइमरी इंडस्ट्री का पार्ट होते। हंटिंग, शिकार करना, माइनिंग, कोल माइन हो गई, ऑयल माइन हो गई, ये सब है, इन सब पे काम करके उसको जो है फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके कंज्यूमेबल के लिए प्रोवाइड करना। फिशिंग इंडस्ट्रीज आपकी, ये सारी इंडस्ट्री प्राइमरी में आएंगी। सेकेंड इसका कह रहा है प्राइमरी इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स बेस्ड ऑन द एक्टिविटीज परफॉर्म। मतलब प्राइमरी इंडस्ट्री को भी फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जो कि जिस मतलब इनकी एक्टिविटीज के बेस पे। ओके, देखते हैं हम लोग। तो पहला है हमारा एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज और दूसरा है हमारा जेनेटिक इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव यानी कि हो सकता है इसमें वो इंडस्ट्रीज हैं जो हम कुछ एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो दीज इंडस्ट्रीज डील विद प्रोडक्ट्स दैट नीड्स टू बी रिफाइंड सो दैट इट कैन बी यूज इन सम अदर इंडस्ट्रीज। इस इंडस्ट्रीज में वो प्रोडक्ट्स पे काम किया जाता है जो कि हमें मिलती हैं, उसके बाद हम उसे रिफाइन करके, मतलब फिर से उस पर कुछ काम करके उसको सही वही करके दूसरी इंडस्ट्रीज को प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि इसमें आपकी आ जा रही बेसिकली माइनिंग एंड फिशर्स। ठीक है, यानी कि कोल माइन हो गया, आप एक्सट्रैक्ट करते हो, माइन में जा कर के खुदाई वदाई करके कोयला निकाल ले हो, स्टोन्स निकाल ले हो। ठीक है, उसको फिर दूसरी इंडस्ट्रीज को देते हो। तो ये ऐसे इंडस्ट्रीज आपके एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज में कवर होती हैं। ठीक है, पशुपालन, अरे मछली पालन, आप समुद्र में जाके मछली पकड़ते हो, फिर उसको फर्दर दूसरी इंडस्ट्रीज को देते हो। तो इस तरह से ये सब जो है आपके माइनिंग एंड फिशर्स ही आपकी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज में आएंगी। उसके बाद है जेनेटिक इंडस्ट्री। इसमें क्या आता है, दीज इंडस्ट्रीज डील विद ब्रीडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। बेसिकली इसमें प्लांट्स और एनिमल्स पे काम होता है, यानी कि आप कह सकते हो यहाँ पे खेती वेती का काम आ सकता है कि प्लांट्स का काम करके आप उसमें पौधे उगा रहे हो, उस पर करके दवाइयाँ बना रहे हो, है ना, ये सब कर रहे हो। और एनिमल्स के उस पर यूज़ होता है कि उसका फिर फर्दर यूज़ हो सके। तो ब्रीडिंग प्लांट्स और एनिमल्स आपके जेनेटिक में आएगा, और माइनिंग और फिशर्स
फिशरीज आपके एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज में आएगा, ठीक है। तो ये आते हैं दोनों, प्राइमरी का पार्ट है। सेकेंड है हमारा सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। These industries deal with manufacturing of products. They acquire raw materials and convert them into goods to which further value can be added. ठीक है, सेकेंडरी इंडस्ट्री यानी कि एक तरह से हो ही गई दूसरी इंडस्ट्री, सेकेंड टाइप की। इसमें वो इस इंडस्ट्री में डील होता है, बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग वर्क होता है, जो कि प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं, और ये प्रोडक्ट्स इन्हें कहाँ एज एन रॉ मटेरियल एक्वायर करना होता है, उसके बाद ये उनसे फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब जैसे पहले में था जो नेचुरल रिसोर्सेज के थ्रू अवेलेबल है उस पर काम होता था, लेकिन सेकेंडरी में ये रॉ मटेरियल खरीद रहे, जैसे मान लीजिए इनका क्लोथ मिल है, अगर कपड़े का मिल है तो इन्हें पहले तो रॉ मटेरियल ऐसे धागे हैं, मशीन है, ये सब परचेज करना पड़ेगा ना, तो उसमें जो है आपकी ये सेकेंडरी इंडस्ट्रीज आ जाती है इस तरह की इंडस्ट्रीज में, ठीक है, कि जो गुड्स को कन्वर्ट करती हैं, उसके बाद उसको वैल्यू एडेड जो है करके फर्दर कंज्यूमेबल के लिए बनाती हैं। जैसे कि अब उन्होंने धागे वागे से सब करके सिल्क पे काम किया और सिल्क का कपड़ा बनाया, तो ये सेकेंडरी में आ गई। सच टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज कैन बी कैटेगराइज। इसको भी फर्दर जो है डिवाइड किया गया है कि सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में भी कौन कौन सी इंडस्ट्री आ रही है। तो पहला है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। Here the raw material gets converted into finished products to become readily usable, such as petroleum wax, which is obtained from mineral oil, etc. यहाँ पे ये रॉ मटेरियल को लेते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं फिनिश गुड्स में, जो कि फिर फर्दर यूजबल हो जाए, जैसे कि पेट्रोलियम। अब यानी जैसे देखिए जो ऑयल मिल हो गया, उन्होंने ऑयल निकाला और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज ने वो परचेज किया एज एन रॉ मटेरियल। अब उस ऑयल का यूज़ करके उन्होंने उसे पेट्रोलियम में बनाया, कन्वर्ट किया, या फिर वैक्स बनाया, है ना, जो कि ये सब बन पाया मिनरल ऑयल से। तो ये फिर इंडस्ट्री आपके मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में कवर हो गई। दूसरा आपका आ रहा है सिंथेटिक इंडस्ट्रीज। दीज कंबाइन रॉ मटेरियल्स टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट। इसमें ये कंबाइन करते हैं रॉ मटेरियल को और कुछ नया ही प्रोडक्ट बना देते हैं, जिससे कि एग्जाम्पल हो गया इनका कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, ठीक है। देखिए मैन्युफैक्चरिंग में जो रॉ मटेरियल लिया उस पर इन्होंने काम करके जो है उसको कन्वर्ट किया और फिनिश प्रोडक्ट में बना दिया, लेकिन यहाँ पे ये नया प्रोडक्ट बना रहे हैं सिंथेटिक में। मतलब कि इन्होंने रॉ मटेरियल लिया, हो सकता है ऑयल या फिर जो अदर इनकी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग लिया, और कॉस्मेटिक में देखिए उसका पूरा फॉर्मेट ही चेंज हुआ, क्रीम बन गई या फिर कुछ और भी मेडिसिन ऐसी बन गई जो कॉस्मेटिक का पार्ट है, मतलब एकदम नया प्रोडक्ट बन रहा है। तो जो जिसमें नया प्रोडक्ट बन रहा है वो आपकी सिंथेटिक इंडस्ट्री में आ जाएगा, ओके। फिर हमारा इसके बाद है, इसमें तीसरा है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ठीक है। हेयर द रॉ मटेरियल इज प्रोसेस्ड एंड प्यूरिफाइड इन ऑर्डर टू अराइव एट ए फाइनल प्रोडक्ट। यानी कि प्रोसेसिंग में रॉ मटेरियल पे प्रोसेस हो रहा है, मतलब कि उस पर कुछ काम हो रहा है और उसको फिर प्योरीफाई करके उसको एक नए फाइनल प्रोडक्ट में बनाया जा रहा है। जैसे कि पेपर हो गया एंड शुगर इंडस्ट्री। देखिए अब शुगर इंडस्ट्री में क्या हो गया, पहला इनका रॉ मटेरियल क्या होता है, गन्ना होता है, शुगर केन होता है, उस पर ये लोग काम करते हैं, उसके बाद उसको कन्वर्ट करते हैं, प्रोसेस हो रहा है ना, उसके बाद उसको कन्वर्ट करके शुगर में बनता है। पेपर हो गया आपके लिए, उसको प्लांट ऐसे होते हैं जिसपे काम करके फिर आप उसे पेपर बनाते हो। तो यहाँ पे प्रोसेसिंग वर्क हो रहा है, तो जो प्रोसेसिंग का वर्क हो रहा है वो आपकी प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज कहलाएंगी। देन है आपका असेंबलिंग इंडस्ट्री। असेंबलिंग यानी कि बहुत सारे हो सकता है प्रोडक्ट को असेंबल करके जोड़ के कुछ नया प्रोडक्ट बनाया जाए, तो वो इंडस्ट्रीज आपके असेंबलिंग इंडस्ट्रीज का पार्ट बनेंगी। Combining various components in order to arrive at the final product is the specialty of assembling industries, ठीक है। कि जो है इसमें क्या है, कंपोनेंट्स को जो है जोड़ के फाइनल प्रोडक्ट बनाना ही इनका मेन स्पेशलिटी है या इनका काम है, ठीक है, ऐसी इंडस्ट्रीज का। इसमें देखिए क्या आ रही है आपकी एग्जाम्पल क्या है, आर इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज, ऑटोमोबाइल कंपनी एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में भी क्या होता है, कितने सारे वायर हैं, जो भी एलिमेंट्स हैं मेटल के, तांबे के, है ना, ये सब जोड़ के फिर वो कुछ ना कुछ नया बनाते हैं। तो ये ऐसी इंडस्ट्री आपकी असेंबलिंग इंडस्ट्रीज में कवर होंगी। ऑटोमोबाइल हो गया, है ना, वहाँ पे कार का हो गया, बाइक्स हो गई, ये सब बनाते हैं, तो सब पार्ट्स को ही तो असेंबल करके वो बना रहे हैं ना, कंपोनेंट्स को जोड़ के। तो ये सारे लोग आपके असेंबली इंडस्ट्रीज का पार्ट बनेंगे। फिर हमने पढ़ ली प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी के 2 पार्ट थे, सेकेंडरी के 4 पार्ट्स हैं, एंड लास्ट है हमारा टेरिटरी इंडस्ट्री।
These industries serve as the facilitator of प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। मतलब ये जो इंडस्ट्रीज है इनका मेन जो काम होता है कि ये प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को एज एन फैसिलिटेटर या फिर एज ए सपोर्ट या फिर हेल्प के थ्रू जो है ये काम करती हैं कि इन्हें प्राइमरी इंडस्ट्रीज को जो भी ज़रूरत है हेल्प नीड की वो प्रोवाइड करेंगी, सेकेंडरी को जो ज़रूरत है ये उसे प्रोवाइड करेंगी। दीज इंडस्ट्रीज आर मेनली इन्वॉल्व इन प्रोवाइडिंग सर्विस टू द इंडस्ट्री। मतलब ये सर्विसेज प्रोवाइड करने का ही काम करती है। जैसे कि एग्जाम्पल होगी बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन। भाई प्राइमरी इंडस्ट्री में किसी को मान लीजिए पैसों की ज़रूरत है तभी वो माइन वाइन में काम कर सकता है, लेबर को देना है तो उसके लिए बैंकिंग रोल में आएगा। उन्हें सप्लाई करना है, इधर से सामान दूसरे शहर में भिजवाना, ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत है। तो इन सब चीज़ों की सर्विस जो देता है तो वो आपकी ऐसी इंडस्ट्री टेरिटरी इंडस्ट्रीज़ में कवर होती हैं। तो यहाँ पे हमने अपने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के भी 4 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। आई होप सो स्टूडेंट्स आपको समझ में आया हो, और अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं, ठीक है। तो आपसे फिर मिलेंगे इसके सेकंड वीडियो में लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।